हेलो दोस्तों। आज इग्नू बी एस के सी 133 का सेकंड पार्ट है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक का विकास किस किस काल में हुआ दोस्तों, उसके बारे में है ये। सबसे पहला है अनुकरण काल। अनुकरण काल यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है दोस्तों, ये मतलब इसमें कहा गया है प्राकृतिक एवं सामाजिक संबंधों से उत्पन्न बहुविध भावों की अभिव्यक्ति के अनेकानेक माध्यमों से नृत्य एवं नाट्य भी अनियमित रहा है। भारत जैसी प्राचीन संस्कृति में प्राग ऐतिहासिक काल को ही नाटकों की उत्पत्ति का अनुकरण काल माना गया है। भारत जैसी प्राचीन संस्कृति है दोस्तों, बहुत पुरानी संस्कृति है, इसमें प्राग ऐतिहासिक काल को ही क्या माना गया है, नाटकों की उत्पत्ति माना गया है। जिसके प्राचीनतम संकेत ईसा के कई हजार साल पूर्व बनाए गए हैं शैल गुफाओं में। इसके सबूत दोस्तों हमें भीमबेटका और बदामी की गुफा है उसके चित्रों से मिलता है कि इसकी उत्पत्ति नाटक की प्राग ऐतिहासिक काल से हुई है। नंबर 2 है उद्भव काल यानी कि वैदिक काल। वैदिक काल को संस्कृत नाटकों का उद्भव काल माना जाता है, जबकि हमें नाटक हेतु पाठ्य सामग्री, संगीत तत्व, अभिनय एवं रस तत्वों की क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से उपलब्धता हो जाती है। क्योंकि वैदिक काल के अंदर ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की क्या हुई थी, रचना हुई थी। उसी में क्या नाटक का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। विभिन्न उपन्योपाख्यानों एवं वैदिक कर्मकांडों की अनुषंगिक नृत्य गीतादियों में भी नाटकों के उद्भव के पर्याप्त संकेत होते हैं। संवाद सूक्तों की प्रस्तुत एवं सूत जाति के उदय ने नाटक के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। यानी कि सूत जाति के लोगों ने भी नाटक के विकास में अहम भूमिका निभाई है दोस्तों। अगला नंबर 3, विकास काल यानी कि इतिहास काल। विकास काल में क्या होता है, विकास काल में रामायण, महाभारत, पुराणों के काल को ही क्या कहते हैं, इतिहास काल, जिसमें संस्कृत नाटकों एवं रंगमंचीय परंपरा के समृद्ध रूपों को सस्पष्ट परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। वहाँ से विभिन्न उत्सवों में नाटकीय प्रस्तुतियाँ होने लगती है। वैदिक यज्ञों का सूत स्पष्टतः नाटकों के सूत्राधार के रूप में अवतरित हो चुका है। यानी कि हमको रामायण, महाभारत, पुराणों के काल से ही क्या मिलता है दोस्तों, नाटक का हमें उत्पत्ति मिलती है। क्या कहा गया है कि नाटक के विकास में रस, नट, नर्तक, नाटक, प्रेक्षा, लय, ताल जैसे शब्दों का बहुत ही सरलता या स्पष्टता या सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नंबर 4 है समृद्धि काल या बोध काल के अवधि। जिस समय बोध का जन्म हुआ था भगवान का, उस समय से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, विकास माना जाता है। 600 ईसा पूर्व के बाद रचित बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि, पतंजलि, रामायण एवं महाभारत आदि साहित्यों में नाटकों की विकसित अवस्था के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। ये बौद्ध काल के टाइम की रचना है दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि, पतंजलि, रामायण, महाभारत और साहित्य, इनमें क्या मिलते हैं, हमें नाटकों के विकास का संकेत मिलता है। जातक कथाओं, जैन गामों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं वात्स्यायन के कामसूत्र में विभिन्न नाट्य मंडलियों की चर्चा मिलती है। पाणिनि के नाट्य सूत्र नामक ग्रंथ में उल्लेख किया गया है दोस्तों, जबकि पतंजलि ने सौभिक एवं ग्रंथिक नामक नाटकों की प्रस्तुतियों का वर्णन कंसवदम एवं बलिवदम नाटक का उल्लेख किया गया है दोस्तों। आगे है नाटकों की विशेषताएं। नाटकों की विशेषताएं दोस्तों क्या है, नाटक सबसे पहले विशेषता है नाटक सुखांतता, यानी कि नाटक के अंदर सुख के आनंदानुभूति प्रतीत होती है हमको। जब हम नाटक देखने लग जाते हैं तो हम अपने सुख दुख सब भूलकर एक उसके अंदर ध्यानमग्न होकर आनंदानुभूति महसूस करते हैं। सबसे पहला तो यही इसका वो है विशेषता कि इसके अंदर सुख की अनुभूति होती है। दूसरा,
बहुभाषाई शिल्प वादना होती है। दोस्तों, साहित्य समाज का दर्पण है, इसके सही मायने में नाटक चरितार्थ होते हैं। यानी कि हमारे समाज में नाटक बहुभाषी है। तमिल में जाओगे तमिल है, हिंदी भाषा वाले क्षेत्र में जाओगे हिंदी है, पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र में जाओगे पंजाबी है। तो इससे क्या होता है कि हमारी भाषाओं का विकास तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत की ही बात करेंगे, संस्कृत के ही एग्जाम्पल लेंगे। नंबर 3 है विदूषक की परिकल्पना। संस्कृत नाटकों में विदूषक की परिकल्पना भी अनूठी है, जो यूरोपीय नाटकों के फूल यानी मूर्ख से नितांत भिन्न एवं विशिष्ट है। फूल यहाँ एकमात्र हास्य का उपादान करता है, वही विदूषक नायक को विपत्तियों से बचाने वाला मित्र, सांत्वना देने वाला सखा एवं यथासंभव उचित मंत्रणा देने वाला मंत्री भी होता है। यही कारण है कि भारत में इसे साक्षात ओंकार से रक्षित माना गया। विदूषक दोस्तों एक प्रकार से मित्र लगा लो, सखा लगा लो, बंधु लगा लो, उसका नाम है, उसका प्राय ही विदूषक कहलाता। जो कि नायक होता नाटक में, उसको आने वाले मुसीबत लगा लो, समस्या लगा लो, उससे सचेत करता है, यह अपने विपत्तियों में उसका साथ देता है। नंबर 4 विशेषता है विशिष्ट पात्र की योजना। संस्कृत नाटकों में दिव्य, अदिव्य तीनों प्रकार के पात्र हैं। दिव्य पात्र यहाँ भी अदिव्य मृत्यु की भांति सुख दुख, ईर्ष्या, द्वेष, स्नेह, वैराग्य आदि ओतप्रोत हो सकते हैं। यानी कि तीनों पात्र, यानी कि नेगेटिव करैक्टर भी हो सकता है, पॉजिटिव करैक्टर भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है दोस्तों विशिष्ट पात्र योजना के अंदर, जो चमत्कारों द्वारा चित्त के साधारणीकरण के माध्यम से रसों के रसावधान की भावभूमि तैयार करते हैं। कथानक की मौलिकता। संस्कृत नाटकों में कथानक मूलतः प्राख्य एवं कवि कल्पित दो प्रकार के होते हैं। प्राख्यात कथनों में भी रस एवं चरित्र उत्कर्ष को लक्ष्य में रखकर परिवर्धन तथा नवीनीकरण का अवकाश यहाँ होता है। मौलिकता का लोकानुभूति बनी रहती है। महाभारत के कथानक पर आधारित कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शकुंतलम को इस संदर्भ में उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों। नंबर 6 पे है अन्विन्त्रम का अभाव। भारतीय नाटकों में सिर्फ कार्यवंती का ध्यान रखा जाता है। अलग अलग अंगकों का दृश्य भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले जन्म जन्मांतरण की कथाओं के कारण स्थानवंती एवं कालावंती का विशेष ख्याल नहीं रखा जाता। कोरस का अभाव। संस्कृत नाटक मूलतः सुखांत होते हैं, दुखांत ग्रीक नाटकों की भांति इनमें कोरस का नितांत अभाव पाया जाता है, क्योंकि हमारे संस्कृत नाटक है उसमें दुख की अनुभूति नहीं होती, सुख का वो मिलता है। नंबर 9 है कथानकों का विकास। संस्कृत नाटकों के प्रारंभ एवं अंत की एक विशिष्ट पद्धति है। प्राय सभी संस्कृत नाटकों का प्रारंभ आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलचारणा से होता है। ऐसे ही अंत भी मंगल कामना वाले भारतवाक्य से होता है। यानी कथानकों का विकास, संस्कृत नाटकों का जो शुरुआत होता है उसमें भी हम मंगलचारणा का नाम लेकर ही शुरुआत करते हैं, और उस नाटक का अंत है वो भी मंगल कामना वाले वाक्य के साथ ही करते हैं। ये थी दोस्तों संस्कृत नाटक की विशेषताएं।